Good morning, students. Let's start new chapter, new discipline from geography, resources and development, class 10. Okay, so let's start. What do you mean by resources? हिंदी में हम resources को बोलते हैं संसाधन. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. Okay, so everything यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, everything मतलब प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकली उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो इकोनॉमिकली संभव है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं. ओके, सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम वो रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा है. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. तो एक मंदिर के नीचे अगर क्रूड ऑयल मिला, अगर मंदिर के नीचे क्रूड ऑयल मिलता है तो क्रूड ऑयल तभी रिसोर्स हो सकता है जब हम उसको टेक्नोलॉजी के मतलब उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है. मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, अब क्या हमारे पास वो क्रूड ऑयल उतने मात्रा में है कि उसको निकाल के हम प्रॉफिट कमा सके. ओके, अगर प्रॉफिट कमा सके उस लेवल में है, उतने पैमाने में है अगर, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, यानी कि उसको निकालने से हमें फायदा होगा, इसका मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल है. कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये हुआ कि मंदिर है, अगर हमको क्रूड ऑयल निकालना है तो मंदिर को तोड़ना पड़ेगा. तो क्या हमारा कल्चर ये परमिट करता है कि हम मंदिर को तोड़े और क्रूड ऑयल को निकालें? ओके, सो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. The process of transformation of things available in our environment involves interactive relationship between nature, technology and institution. हमारे वातावरण में उपलब्ध चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो भी चीज हमारे आसपास में है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके हम रिसोर्स बनाते हैं. तो जब ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्म करने का, किसी भी चीज को रिसोर्स में बदलने का, तो इसमें तीन चीज जो है, तीन एस्पेक्ट का या तीन चीजों में इंटरेक्शन होता है. वो है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. ओके, सो नेचर हो गया आपका, जैसे कि हमने पत्थर को निकाला तो पत्थर तो हो गया नेचर का वो. ठीक है, और फिर वो पत्थर को जब हम टेक्नोलॉजी के जरिए जो है उसको हम कंक्रीट में बदलते हैं तो दीवार बनता है. ठीक है, घर बनते हैं. अब इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं हम, तो इंस्टीट्यूशन का मदद से भी हम जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज को. या हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल को हम लोगों ने, क्रूड ऑयल एक नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है जिसको हम टेक्नोलॉजी का मदद से हमने निकाला. अब ये जो क्रूड ऑयल है उसको हमें भेजना पड़ेगा रिफाइनरीज में. तो रिफाइनरीज एक तरह से इंस्टीट्यूशन है. वो रिफाइनरीज क्या करेंगे, ऑयल रिफाइनरीज उसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग पदार्थ निकाल के देगी, जैसे कि पेट्रोल, मोबिल, डीजल. क्रूड ऑयल से ही हर चीज निकलता है, पेट्रोल, डीजल, ओके, मोबिल, कुछ भी. तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है. तो इंस्टीट्यूशंस हमने संस्थाएं बना रखे हैं. ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर. तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से. और मनुष्य ने इंस्टीट्यूट्स बना रखा है. क्यों इंस्टीट्यूट्स बना रखा है? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी मानव टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करता है.
Okay, I hope it's clear. Do you think resources are free gifts of nature, as is assumed by many? No, they are not. Resources free gift of nature नहीं है. Resources are a function of human activities. यानी कि resources क्या है? फंक्शन है human activities का. यानी कि रिसोर्सेस मानवीय क्रियाओं का परिणाम है. यानी कि मनुष्य एक्टिविटीज करता है, यानी कि रिसोर्सेस को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को, तब वो रिसोर्स बनता है. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही वातावरण में उपलब्ध जो भी चीजें हैं वो रिसोर्स में बदल जाती है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स जो है वो ही कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का. यानी कि रिसोर्सेज का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मानव. क्यों है? क्यों एसेंशियल कंपोनेंट है? क्योंकि वे एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले मटेरियल को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तथा उन्हें यूज करते हैं. क्यों है रिसोर्स एसेंशियल कंपोनेंट? क्योंकि दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज. यानी कि मटेरियल को रिसोर्स में बदलते हैं और फिर उसका इस्तेमाल भी करते हैं. ह्यूमन ही रिसोर्सेज बनाती है और ह्यूमन ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है. ओके ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे आते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. तो रिसोर्सेज जो है वो विभाजित किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर. बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी इसकी समाप्त होगा कि नहीं, उसके बेसिस पे भी रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व. स्वामित्व का मतलब होता है कौन है, ओनर कौन है, इसके हिसाब से भी रिसोर्सेज को बांटा गया है. इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के स्तर के आधार पर भी रिसोर्सेज को बांटा गया. पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिसोर्सेज. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स लर्न वन बाय वन इन डिटेल. सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के, बायोटिक एंड एबायोटिक. ये जो है बायोटिक जो है वो ऑब्टेन होता है बायोस्फीयर से, और ये बायोटिक रिसोर्सेज में लाइफ होता है. ओके, एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना. फौना, ओके, फिशरीज, लाइफ स्टॉक. यानी कि इन रिसोर्सेज की प्राप्ति बायोस्फीयर से होती है और इनमें जीवन है, व्याप्त है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज. लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशुधन. अब आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज. All those things which are composed of non-living things, बहुत important है, composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. तो वे सारे resources जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं abiotic resources कहलाते हैं. Example, rocks and metals. तो यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं. तो इसमें क्या क्या है देखिए, बायोटिक रिसोर्स में प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट. नॉन लिविंग थिंग्स बायोटिक, एबायोटिक नॉन लिविंग से वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, एयर, ये सब हो गया नॉन बायोटिक, एबायोटिक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्त होगा या नहीं, यानी कि समाप्त होगा या नहीं, खत्म होगा. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये दो में बांटा गया है एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. यानी कि जो रिसोर्स को रिन्यू किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. क्या क्या प्रोसेस से? फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से. इसी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटीन्यूअस और फ्लो. यानी कि वे रिसोर्सेज जिन्हें फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है,
उसे ही हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि ये जो रिसोर्सेज है ये बनने में जो है बहुत लंबा समय लगता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये दो है एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियन मिलियन ईयर्स लेता है मतलब बनने में ये सब रिसोर्सेज। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, मेटल्स जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन कोई कोई रिसोर्स है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वो है फॉसिल फ्यूल। और ये एग्जॉस्टेड एक बार हो गया, यानी कि एक बार खत्म हो गया, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है दोबारा नहीं बन सकता। बन सकता है, बहुत समय लगेगा, हजार हजार साल, ठीक है। यानी कि क्या समझे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में? इन रिसोर्सेज का विकास एक लंबे जियोलॉजिकल अंतराल में होता है। मिनरल एंड फॉसिल, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ रिसोर्सेज जैसे मेटल्स रिसाइक्लेबल है, और कुछ रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिसाइक्लेबल है। वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाती है, यानी कि एक बार प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाती है फॉसिल फ्यूल, और उसको बनने में करोड़ों करोड़ों साल लग जाती है। इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरी में डाला गया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक कौन, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइवेटली by individuals, privately owned resources owned privately, these are also owned privately by individuals। ओके, यानी कि ये जो इंडिविजुअल रिसोर्स है ये एक व्यक्ति इसका स्वामी होता है। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership। गांव में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना लैंड होता है, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट ओनरशिप का या इंडिविजुअल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन नहीं होता, लैंडलेस होता है, ठीक है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। Plantation, pasture land, ponds, water are some example of resources ownership by individuals। ओके तो एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कार है तो ये कार जो है मेरा है, तो वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, मेरा रिसोर्सेज है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। अगर बस जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का। अब आते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि सामुदायिक owned resources। There are resources which are accessible to all the members of the community, यानी कि कोई कोई रिसोर्स होता है जो समुदाय, पूरे समुदाय ही सभी मेंबर्स समुदाय के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कि विलेज कॉमन, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, ब्यूरल ग्राउंड हो गया, या जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, विलेज पॉन्ड हो गया, गांव का जो तालाब हुआ, पब्लिक पार्क हुआ, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड, ये सब जो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। इसका मालिक एक नहीं होता, कम्युनिटी होता है, पूरा समुदाय होता है। लेट्स मूव ऑन, नेशनल रिसोर्सेज पे आते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी कि टेक्निकली देश में पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज नेशनल है। अंडरस्टूड? जितने भी देश के अंदर रिसोर्सेज, यानी कि मेरा कार भी नेशनल रिसोर्सेज है, मेरा कार का भी उपयोग कर सकते हैं नेशन अगर चाहे तो, गवर्नमेंट। ओके, होता है कि नहीं, इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, कार बस जिसका भी होता है उसको ले लेते हैं इलेक्शन के दौरान, तो वो भी नेशनल रिसोर्स है। ओके, कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, यानी कि कंट्री के पास कानूनी अधिकार होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, ताकि लोगों का हित हो सके, पब्लिक के हितों के लिए। You might have seen roads, canals, railways being constructed on the fields owned by some individual। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रोड बनाने के लिए भी सरकार जो है जिनका जमीन है उसको जब्त कर लेता है और उस पर रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, यानी कि गवर्नमेंट जो है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को पावर देती है कि वो जमीन को ले सकता है पूरे पब्लिक गुड के लिए। ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation।
यानी कि जितने भी कंट्री पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाइल्ड लाइफ है, सब पे अधिकार नेशन का है, यानी कि गवर्नमेंट का है। ओके, बल्कि कोस्ट लाइन अगर आते हैं, यानी कि कोस्टल एरिया से 22 किलोमीटर दूर तक जो समुद्र है या समुद्र का पानी है, उस पर अधिकार भारतीय सरकार का है। ठीक है, लेकिन 22 किलोमीटर के बाद में जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा। इंटरनेशनल रिसोर्स पे आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज दीज देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिसोर्सेज को नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि ओशनिक रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है रेगुलेट करती है या नियंत्रित करती है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institutions। यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वो पानी का इस्तेमाल वहां का कुछ भी संसाधन कोई भी सरकार नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये जो है अगर करना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें परमिशन देनी पड़ेगी। ओके, ओनली देन वन कैन यूटिलाइज इट। लेट्स मूव ऑन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी रिसोर्सेस को दो भागों में बांटा गया, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो है दो नहीं चार कैटेगरीज में बांटा गया। एक तो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? यह वे रिसोर्सेज हैं जो किसी रीजन में होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। समझे? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। For example, western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy। यानी कि राजस्थान और गुजरात में बहुत पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, लेकिन अभी तक जो है इसको डेवलप नहीं किया गया प्रॉपरली। यानी कि भारत के वेस्टर्न पार्ट स्पेशली राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ओके, अब आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, यानी कि वे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया जा चुका है और उनके उपयोग की क्वालिटी और क्वांटिटी निर्धारित की जा चुकी है, डेवलपमेंट रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी के स्तर पर डिपेंड करता है। यानी कि रिसोर्सेज जिसका सर्वे भी हो चुका है और क्वालिटी और क्वांटिटी भी मापा जा डिटरमाइन हो चुका है, ठीक है, उसी को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का, ये डिपेंड करता है आपके टेक्नोलॉजी पे और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। ओके, नाउ मूव ऑन टू स्टॉक। लेट्स कम टू स्टॉक। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology। यानी कि वो चीजें जो मनुष्य का आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है लेकिन appropriate technology नहीं है हमारे पास उसको यूज करने के लिए। एनवायरनमेंट में उपलब्ध वे पदार्थ जो ह्यूमन की नीड्स की पूर्ति कर सकते हैं परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। अंडरस्टूड? टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए हम इस्तेमाल। एग्जांपल के लिए पानी जो है वो कंपाउंड है दो गैसेस का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपको पता ही है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है सन में, सूर्य में, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम एनर्जी के रूप में कर सकते हैं पानी में जो हाइड्रोजन है। लेकिन वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ, यानी कि उन्नत तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं है इस पर्पस के लिए, इसलिए इसको हम सिर्फ स्टॉक बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट द यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। यह रिसोर्स स्टॉक का ही हिस्सा है, ठीक है, स्टॉक का ही हिस्सा है जिन्हें एग्जिस्टिंग टेक्निकल ज्ञान की हेल्प से यूज में लाया जा सकता है परंतु इनका प्रयोग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।
इनका यूज फ्यूचर में किया जा सकता है। ओके, सो फ्यूचर में हो सकता है यूज। तो हमने रिजर्व के बारे में क्या जाना कि ये स्टॉक का ही हिस्सा है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जो पानी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में। ठीक है, तो दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, यानी कि जो बांध में जो पानी पड़ा हुआ है वो फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज है, रिजर्व है। अंडरस्टूड? So that's it for today. Hope you liked the video.